Welcome you friends in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about various diseases of rose like black spot, powdery mildew and dieback. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition and management. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. Black spots of rose. Black spots of rose is caused by a fungus Diplocarpon rosei. This fungus belong to subdivision Ascomycotina. Symptom. Black spots first appears on the upper lip surface. The size of the spots enlarge and attain the diameter of ½ inch. Area adjacent to black spots turn yellow and the leaves drop prematurely. Usually, symptoms first appears at the bottom of the plant and progress upward. इसके जो सिम्टम्स हैं वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं और स्पॉट्स के चारों तरफ का एरिया येलो हो जाता है। स्पॉट्स का साइज लगभग ½ इंच का होता है। धीरे धीरे एक लीफ में बहुत सारी स्पॉट्स बनते हैं और लीफ का बहुत ज़्यादा एरिया ब्लैक हो जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्टेड लीव्स समय से पहले गिर जाते हैं और सबसे पहले ये सिम्टम पौधे की निचली पत्तियों में आते हैं और बाद में ये ऊपर की पत्तियों में दिखाई देते हैं। Fungus may also attack stems and flowers. On stems, infected areas are blackened with blisters and black dotted pustules also appears on the stem. ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो स्टेम में और फ्लावर्स में भी दिखाई देते हैं। स्टेम में भी ये ब्लैक कलर की स्पॉट्स बनते हैं और इसके सरफेस में ब्लैक डॉट्स बनते हैं। ये ब्लैक डॉट्स फंगस के एसरवुलाई होते हैं। ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होते हैं जिसके अंदर में स्पोर्स बनते हैं। ये था सिम्टम्स। अब आते हैं ईटियोलॉजी में। टेफ्रिना मैक्यूलेंस बिलोंग टू सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना एंड फैमिली डिस्कोमाइसिट्स। माइसिलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है और हाइलाइन होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया बनते हैं और ये कोनिडिया बाइसेल्ड होते हैं, मतलब एक कोनिडिया में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एसरवुलस बनता है। कोनिडियोफोर इसमें सिंपल होता है, वर्टिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है। सेक्सुअल स्पोर्स इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं और ये एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसिया में। ये कप जैसा फ्रूटिंग बॉडी होता है। ये है इसका एपोथीसिया। ये कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी होता है। इसी के अंदर ही एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। यह है इसका कोनिडिया। एक कोनिडिया में 2 सेल होते हैं और ये है इसका एसरवुलस। एसरवुलस में बहुत सारे कोनिडियोफोर होते हैं। ये कोनिडियोफोर सिंपल होते हैं, वर्टिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। इसी में फिर ये कोनिडिया बनते हैं। अब आते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं: सर्वाइवल, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये जो पैथोजन होते हैं वो गिरे हुए पत्तों में या फिर इन्फेक्टेड स्टेम्स में सर्वाइव करते रहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन एस्कोस्पोर के कारण होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनिडिया के कारण होता है। पैथोजन क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहता है इन द फॉर्म ऑफ कोनिडिया एंड एपोथीसिया। एपोथीसिया में एस्कस होते हैं। फिर अगले सीजन में इस एस्कस से एस्कोस्पोर्स बाहर आते हैं और ये पौधे की निचली पत्तियों में इन्फेक्शन करते हैं। ये कोनिडिया जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो भी इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन के बाद जो पैथोजन है वो प्लांट्स में मल्टीप्लाई होता है और फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है। फिर ये जो फंगस है वो एसरवुलस बनाता है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। उसके अंदर में बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं।
ये कोनिडिया हवा के द्वारा दूसरी पत्तियों में जाते हैं, दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में जो गिरी हुई पत्ती होती है उसमें एपोथीसिया बनता है और वहाँ पर एस्कस और एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि पैथोजन को सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। ये हो गया इसका डिजीज साइकिल। फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90%, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन प्लांट सरफेस। पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए कम से कम 9 आवर तक, 9 घंटे तक होना चाहिए। सेड्स, अगर ये पौधे छाया में रखे हुए हैं तो ये डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है। और ससेप्टिबल वेराइटी, इन सब कंडीशन में बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। मैनेजमेंट, फॉर एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक रिमूवल ऑफ डिजीज्ड लीफ, डेड लीव्स ऑन द ग्राउंड शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो पत्तियां गिर गई हैं और बीमार हैं उसे कलेक्ट करना चाहिए और जला देना चाहिए। कंपोस्ट ओनली इफ दिस मटेरियल विल नॉट बी यूज्ड बैक इन रोज बेड। ये जो पत्तियां हैं उनसे कंपोस्ट तभी बनाना चाहिए जब इसे रोज़ में यूज़ नहीं करना है। अगर इन्हीं पत्तियों को रोज़ में यूज़ करेंगे उसमें पैथोजन प्रेजेंट रहता है और वो इन्फेक्शन करता है। टू मिनिमाइज ओवरविंटरिंग ऑफ द फंगस, कलेक्ट एंड रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड and mulch with 3 inch of leaf mold or fine bark and prune diseased canes before growing begins in the spring। समय समय पर हमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते रहना चाहिए और जो डिजीज्ड स्टेम है उसे रिमूव कर देना चाहिए। जो गिरी हुई पत्तियां हैं उसे उठा लेना है और 2 से 3 इंच का हमें लीफ मोल्ड डाल देना चाहिए या फिर लकड़ी के छिलके होते हैं उन्हें डाल देना चाहिए। कीप द फोलियस ड्राई, हमें पत्तों को सूखा करके रखना है, इसीलिए ओवरहेड इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम स्प्रिंकलर से इरिगेशन देंगे तो पौधे की पत्तियां गीली रहेंगी और पैथोजन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और डिजीज़ ज़्यादा आती है। डो नॉट यूज़ ओवरहेड वाटरिंग और इफ़ यू डू वाटर अर्ली इन द डेज सो द फोलियज इज ड्राई बाई नाइट टाइम। हमें ये केयर रखना चाहिए कि रात में पौधे का सरफेस सूखा रहे, वो गीला ना हो। प्रून प्लांट्स टू अलाउ मोर एयर सर्कुलेशन एंड फैसिलिटेट द ड्राइंग ऑफ द फोलियज। हमें पौधे की कैनोपी में हवा पास होने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते रहना चाहिए। मूव द प्लांट्स, ये जो डिजीज़ है वो छाया में ज़्यादा आती है, इसीलिए हमारे पौधे को धूप में रखना चाहिए। वी शुड ग्रो द रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक कोरोनाडो एंड ग्रांड ओपेरा। स्प्रे ट्राइडेमॉर्फ 0.1% एट वीकली इंटरवल स्टार्टिंग विद द स्प्रोटिंग ऑफ द प्लांट टिल द न्यू फोलियज अपीयर्स। ट्राइडेमॉर्फ एक केमिकल है जिसका 0.1% का सॉल्यूशन बनाकर हमें 1 वीक के इंटरवल में स्प्रे करना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस जब हम अपनाएंगे तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज इज कॉज्ड बाय अ फंगस पोडोस्पेरा पेनोसा। सिम्टम, स्मॉल powdery white patches appears on the all aerial parts of the plant. In case of severe attack, plants may become stunted, leaves may curl, become dried and drop. Unopened buds, young stems and thorns may be entirely overgrown with the powdery coating. ये जो डिजीज़ आती है वो पूरे एरियल पार्ट्स में आती है और वाइट कलर के पाउडरी पैचेस दिखाई देते हैं। ऐसी पाउडरी पैचेस पूरे प्लांट्स को कवर कर लेता है। यहां पर आप देख सकते हैं etiology of the Podosfera. It belongs to subdivision Ascomycotina
एंड इट हैज़ सेप्टेट ब्रांच्ड एंड हाईलाइन माइसीलियम। इसके जो माइसीलियम होते हैं वो केवल लीफ के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाते हैं और ये हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इसमें एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनता है और कोनिडिया का फॉर्मेशन कोनिडियोफोर में चैन में होता है। इसके जो कोनिडिया होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, सिंगल सेल्ड और हाईलाइन होते हैं। इसका जो कोनिडियोफोर होता है वो भी सिंपल, अनब्रांच्ड और नॉन सेप्टेट होता है। इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसिया बनता है और क्लिस्टोथीसिया में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। जैसे कि ये क्लिस्टोथीसिया है, यहाँ से अपेंडेजेस निकलता है और ये 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर से ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। क्लिस्टोथीसिया के अंदर में एसाई बनते हैं और जो एसाई होते हैं ये भी ग्लोबस होते हैं और एसाई के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं। ये एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और एक एसाई में 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यह है इसका क्लिस्टोथीसिया और इसमें जो ब्रांचिंग है वो डाइकोटोमसली है। एक ब्रांच 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, फिर से ये और 2 भाग में बढ़ जाता है। यह है इसका एसाई और एसाई के अंदर में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं और इसके जो कोनिडिया होते हैं वो चैन में बनते हैं। डिजीज साइकिल। जो पैथोजन होते हैं वो क्लिस्टोथीसिया और माइसीलियम के फॉर्म में डिजीज्ड पार्ट में या फिर क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहते हैं और जब अगले सीजन में फेवरेबल कंडीशन आता है उस समय ये कोनिडिया हवा में उड़ते हुए जाते हैं और प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं और ये क्लिस्टोथीसिया रप्चर होते हैं। इसका जो वाल होता है वो टूट जाता है और एस्कोस्पोर बाहर आते हैं। ये एस्कोस्पोर पौधे में जाके इन्फेक्शन करते हैं। इसके माइसीलियम केवल प्लांट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं और ये हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है, वाइट कलर के पैचेस जो हैं वो हमें प्लांट के ऊपर दिखाई देता है, फिर से ये कोनिडिया बनाता है और ये इन्फेक्शन करता है। तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में इसमें क्लिस्टोथीसिया का फॉर्मेशन होता है और क्लिस्टोथीसिया और माइसीलियम के फॉर्म में ये क्रॉप डेब्रिस में और इन्फेक्टेड पार्ट्स में ये सर्वाइव करते रहता है। फेवरेबल कंडीशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%, टेम्परेचर 20 to 25% और मोनोक्रॉपिंग, इन सब से डिजीज ज़्यादा आती है। मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ powdery mildew in rose we should adopt integrated disease management practice like clean cultivation, pruning of the infected part, application of adequate nutrient and water to maintain the immunity in the plant, keep the soil well watered, mulch to prevent the moisture loss and cover up overwintering spores. Space planting should be done for the good air circulation. And to maintain the proper air circulation, we should prune out the unproductive branches of the plant. Use fans to provide adequate ventilation during humid night. अगर नाइट में ह्यूमिडिटी बढ़ जा रही है तो उस केस में हम फैन का यूज़ कर सकते हैं और ये जो फैन का यूज़ है वो ग्रीन हाउस कंडीशन में करना चाहिए। हमें इरिगेशन मॉर्निंग में करना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग में इरिगेशन करेंगे तो उसके जो सरफेस में वाटर है वो जल्दी सूख जाएगा और पैथोजन का ग्रोथ कम होगा। यूज़ फंजीसाइड्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। अगर ग्रोथ अच्छे से हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें केमिकल का स्प्रे कर देना चाहिए। ऐसा करने से बीमारी नहीं आती है। हम इसके लिए केमिकल्स जैसे कि प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब देखते हैं रोज डाइबैक के बारे में। रोज डाइबैक इज कॉज्ड बाई अ फंगस बोट्राइटिस सिनेरिया। सिम्टम, पहले इसके सिम्टम को देख लेते हैं। ये है डाइबैक। जैसे यहाँ से हम प्रूनिंग किए हुए हैं तो फंगस यहाँ से इंटर कर जाता है और फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ फंगस ग्रो करता है और यहाँ के सेल्स को किल करता है। इसीलिए हमें इस प्रकार से जो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का नेक्रोटिक टिश्यू दिखाई देता है। सो इसके सिम्टम को डिटेल में देख लेते हैं। ब्राउनिंग एंड डाइबैक ऑफ द टिप ऑफ यंग शूट्स।
जो यंग शूट्स होते हैं उनके टिप में ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है और जो सेल हैं ऊपर से मरना स्टार्ट करते हैं और ऊपर से नीचे मूव करते हैं और ये सड़न ऊपर से नीचे मूव करता है। ब्राउनिंग एंड डाई बैक अप प्रूनिंग स्टब विच फर्दर प्रोग्रेस डाउनवर्ड। सो जहाँ से हम प्रूनिंग किए रहते हैं वहाँ पर भी ऐसे टाइप का ब्राउनिंग हमें दिखाई देता है और ये टिप से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ मूव करता है। डाई बैक अप द ट्विग्स ब्रांचेस मेन स्टेम आर इवन द होल प्लांट्स। सो ये जो पैथोजन है इसके कारण से पूरा प्लांट भी मर सकता है। फंगल स्ट्रक्चर्स like tiny black fruiting bodies that is known as sclerotia can be seen on the affected parts. So black color के फंगस के स्क्लेरोसिया ऐसे इन्फेक्टेड पार्ट्स के ऊपर में दिखाई देते हैं। In some cases there may be also a root decay. कुछ केसेस में ये जो रॉटिंग है वो ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक चले जाता है और रूट्स में भी डिके स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं बोट्राइटिस की इटियोलॉजी। बोट्राइटिस बिलोंग टू सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना एंड इट हैज सेप्टेट ब्रांच्ड एंड हायालाइन माइसीलियम। इट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया। द कोनिडिया आर ग्लोबस इन शेप। जो इसका शेप होता है वो अंडाकार होता है। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर एंड कोनिडियोफोर्स आर हाईली ब्रांच्ड। जो इसके कोनिडियोफोर होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और यहाँ पर ऐसे कोनिडिया बनते हैं। कॉलोनी कलर इज डार्क। अगर हम बोट्राइटिस को पीडीए मीडियम में ग्रो करेंगे तो हमें डार्क कलर की कॉलोनी मिलेगी। इट प्रोड्यूस स्क्लेरोसिया। ये स्क्लेरोसिया क्या होते हैं? जैसे ये माइसीलियम है, माइसीलियम बहुत सारे माइसीलियम आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर ये स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन करते हैं। यह एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है उस केस में जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया बनाता है। यह है इसका कोनिडियोफोर जो कि हाईली ब्रांच्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। और ये है यहाँ पर इसके कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होते हैं वो ग्लोबस शेप के होते हैं, अंडाकार होते हैं। और ये है स्क्लेरोसिया। ये जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन करता है जो कि एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। डिजीज साइकिल। इसका भी डिजीज साइकिल बहुत ही ईजी है और अदर्स लिप स्पॉट पैथोजन के जैसे ही इसका डिजीज साइकिल है। पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिज सीड्स एज स्क्लेरोसिया एंड कोनिडिया। जो पैथोजन होता है वो स्क्लेरोसिया के फॉर्म में या कोनिडिया के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है। फिर जब क्रॉप को लगाया जाता है उसके बाद ये लिप्स में, स्टेम्स में, सीडलिंग्स में और फ्लावर्स में इन्फेक्शन करते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और फिर ये कोनिडिया बनाते हैं। इसके जो कोनिडिया होते हैं वो ग्लोबस शेप के होते हैं। ये कोनिडिया हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स में पहुंचाए जाते हैं, फिर वहाँ पर ये इन्फेक्शन करते हैं, तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। और फिर जब क्रॉप खत्म होने के स्टेज में रहता है उस केस में ये स्क्लेरोसिया बनाते हैं और फील्ड में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन। बहुत ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग कैन कॉज द प्रॉब्लम। अनदर कॉज इज पुअर सॉइल क्वालिटी with no proper nutrient, cloudy days, temperature 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड and high relative humidity. So अगर सॉइल में हम ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं या कम मात्रा में पानी देते हैं या फिर सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्लाउडी डेज है, तापमान 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इन सभी केस में डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है। मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द फील्ड। हमें फील्ड में साफ़ सफाई रखना चाहिए, जो भी पुराने अवशेष हैं क्रॉप के उसे रिमूव कर देना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रूनिंग नाइफ। जो भी प्रूनिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं
उसे पहले एल्कोहल से, जो 70% एल्कोहल होता है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे स्टेरलाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर ऑर्गेनिक मैन्योर, हमें सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर डालना चाहिए। रेगुलर प्रूनिंग करते रहना चाहिए और स्पेसिंग को मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में जब ब्रांचेस का ग्रोथ होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और डिजीज़ ज़्यादा आता है। हमें सॉइल ड्रेनेज का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस केस में पौधे को इंजरी ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए हमें। प्रूनिंग के बाद हमें बोर्डो पेस्ट डाल देना चाहिए जिससे पैथोजन प्लांट्स में इंटर ना कर सके। और हम कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें फीड्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट डालते रहना चाहिए। रेगुलर वाटरिंग, प्रॉपर सनलाइट एंड स्प्रे ऑफ ट्राइकोडर्मा। ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा, इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे हम सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.